समय हो गया है कि आप सबको मिल नहीं पाए हैं। मैम आप बहुत क्यूट लग रहे हो आज, बाल पीछे बांध के बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत क्यूट लग रहे हो। थैंक यू, थैंक यू। सो बताइए, क्या आज क्या करना है? क्या मीटिंग सुननी है, लिखना है, मस्ती करना है, क्या करना है आज? मैम सुनीता जी जैसे कहेंगी वैसे करना है हमें। हाँ मैम, जैसे भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि आज हम बहुत एक्साइटेड हैं। आज हम आपको पहले बार लाइव सुन रहे हैं। यूट्यूब पे आपको खूब सुना है, वीडियो आपकी खूब देखी है, लेकिन कभी फेस टू फेस नहीं मिले आपसे। और आज हमें बता नहीं सकते हम आपको कि आज हमें कितनी खुशी है। थैंक सो यू थैंक यू सो सो मच, मच। जो भी मुझे आप मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है सुनीता जी, आपको सबको यहाँ पे देख के। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बुलाया और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। कुछ मैं आज अपने बारे में आप लोगों से बात करूंगी जरूर। एंड जितनी भी महिलाएं आज यहाँ पे हैं, उन सबको एक ही चीज कहना चाहूंगी कि मैं अपनी जर्नी में आपके साथ, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी। मेरे जो कुछ पल होंगे, मोमेंट्स होंगे, वो आप सबने भी कहीं ना कहीं उसे जिए होंगे। आज मैं एम्बेसडर हूं या हम जो लेवल पे हैं वो इसलिए है कि हमने कुछ ज्यादा सालों के पहले डिसीजन लिया था इस इंडस्ट्री में आने का। बाकी आप सब वो ही चीजें कर सकते हैं जो हमने अचीव की है। सो यू नो, सिर्फ टाइम का एक टाइम जो है वो टाइम, यू नो, वो वक्त है, वो वक्त के थ्रू अगर आप सही ढंग से इस इंडस्ट्री में टिके रहेंगे तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। सो अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम, जैसे इंदु जी ने, सुनीता जी ने बताया, मेरा नाम दीपल है। और आप सबने सुना कि मैं एम्बेसडर हूँ, लीडिंग लेडी हूँ, एंड व्हाटएवर। ठीक है दोस्तों, ये आज है मेरा, ठीक है। बट आज से 20 से 22 साल पहले मुझे बात तक करनी नहीं आती थी। बहुत सारी इनफ्योरिटी थी मेरे अंदर। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जो मैं आपके साथ आज थोड़े बहुत शेयर करूंगी। मैं भी आप ही में से एक थी, सिर्फ एक डिसीजन जिंदगी को बदला, और उस डिसीजन पे मैं टिकी रही, हिलती डुलती नहीं रही कि एक दिन मोटिवेट हो गई, 4 दिन सो गई, फिर एक दिन या फिर 2 महीना आराम किया। नहीं, मैंने जो चीज हाथ में पकड़ी उसको मैंने पकड़ के, यू नो, जब तक सक्सेस नहीं मिली तब तक उसे किया। सो मैं आप सबको यही खास मैसेज सबसे पहले देना चाहती हूँ, मैं आप ही में से एक हूं। सिर्फ वक्त का फर्क है। आपने शायद 1 महीने पहले वेस्टीज ज्वाइन किया हो, मे बी महीने पहले किया हो, मे बी कल किया, 2 साल पहले किया हो, मैंने 11 साल पहले किया था। ये वक्त का फर्क है। तो अगर आप भी वक्त को पकड़, वक्त में अपने आप को आगे ले जाओगे तो ये हर एक सक्सेस आप भी पा सकते हो। दोस्तों, मैं गुजरात की छोटी सी जगह पाटन से बिलोंग करती थी। मैंने SY BCom गुजराती मीडियम में मेरी पढ़ाई की है। मेरे पापा ज्वेलर है, और मेरा एक छोटा भाई है, छोटी बहन है। सबसे बड़ी हूं मैं अपने घर के अंदर। एंड कभी बचपन में मुझे कभी कभी भी पैसे की प्रॉब्लम, एक सेकेंड, हाँ फ्रेंड्स, मैं माइक ठीक से लगा लूं। आप सब मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं ना? मेरी आवाज आ रही है? परफेक्ट। सो फ्रेंड्स, पैसा कभी प्रॉब्लम नहीं था ना। अगर मुझे आज भी याद है कि मेरे घर में 4 हेल्पर्स हुआ करते थे। मेरा थर्ड फ्लोर पे था, और बेल बजाती थी, मुझे जो भी चाहिए वो नीचे से ऊपर आता था। मैं उस तरह की लाइफ जीती थी। कभी जिंदगी में प्रॉब्लम, या बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड थी, कभी प्रॉब्लम जैसी चीज नहीं थी, जगह थी। तो बहुत मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन था। मुझे बहुत डर लगता था करके बड़े के लोगों से बात करने के लिए। इंग्लिश में अगर कोई बोलता था तो मैं डर जाती थी। यू नो, थोड़ी सी जो मुझे वहां पे, ये जो मुझे चैलेंजेस आती थी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मुझे हमेशा यही लगता था कि मुझे ठीक से कपड़े पहनते, मुझे बात करनी नहीं आती है। क्या होता है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे टाउन से बिलोंग करते हैं? आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं? तो मैं जो बोल रही हूँ आप वो महसूस कर पा रहे हैं फ्रेंड्स,
क्या आप ये फील कर पा रहे हैं कि आप जब छोटी सी जगह पे रहते हैं तो आप कितने भी आप कितने भी स्मार्ट है, होशियार है, पर जब कोई बड़े शहर का आता है तो आपको लगता है आपको कुछ नहीं आता है। मैं सही कह रही हूँ? यस, होता था। और मेरे सभी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सब सब लोग मुंबई, गुजरात की छोटी सी जगह पाटन पे। तो जब भी मैं उन लोगों को, मेरे फ्रेंड्स को या मेरे कजिन्स को, वो सब मुझे प्यार करते थे, पर मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि कुछ बोल दूंगी और ये लोग हंस देंगे। और हंसते भी थे, मेरी मजाक भी बनाते थे। अ, और मुझे लगता था कि नहीं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह एक नॉर्मल लाइफ मेरी चल रही थी। मैं करीबन 12th में थी तब नीलेश जी से मेरी मुलाकात हुई मेरे ही गांव में। और हम दोनों को, एक दूसरे को हम पसंद आए एंड हमने डिसाइड किया कि हम लाइफ में साथ में आगे बढ़ेंगे। मैं 12th थी और नीलेश जी SY BCom में थे। बहुत छोटे छोटे थे हम लोग। जब हमने घर पे ये बात बताई तो घर पे कहा गया कि नीलेश जी को कहा गया, पहले पैसे तो कमाओ, उसके बाद आगे बात करना, अभी पढ़ रहे हो, कैसे बीवी को संभालोगे। ठीक है। वो उन्होंने अपना पार्ट टाइम बिजनेस शुरू किया पढ़ने के साथ साथ, एज अ फाइनेंस कंसल्टेंट। और मैं करीबन SY BCom में थी और पढ़ते पढ़ते ही मेरी शादी हो गई। शादी करके मैं लोनावला आई। लोनावला आपको मालूम है? सुना है आप सबने लोनावला के बारे में? नहीं सुना है? खंडाला के बारे में yes सुना ma'am. है? आती क्या खंडाला? यस और नो? यस। yes yes ये yes. लोनावला और खंडाला पास पास में है। बहुत ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है। आप में से तो बहुत सारे लोग, आप लोग लखनऊ, यूपी एंड दिल्ली और ये सब जगह से हैं, तो आपने तो हिमाचल और इतनी ब्यूटीफुल जगह के आसपास आप रहते हैं। बट मुंबई के आसपास या हमारे गुजरात में हिल स्टेशन जैसी चीजें बहुत कम थी। माउंट आबू था या एक दो चीजें थी। मैं शादी करके लोनावला आ गई, जहां पे मैं किसी को नहीं जानती थी। सिर्फ नीलेश जी को जानती थी, उनके पेरेंट्स को जानती थी। एंड यहाँ पे एक लैंग्वेज बोली जाती है जिसको कहते हैं, जो मराठी है। और मुझे एक ही लैंग्वेज आती थी, वो थी हिंदी, सॉरी गुजराती। ना मुझे हिंदी आती थी, ना मुझे मराठी आती थी, ना मुझे इंग्लिश आती थी। तो बहुत गड़बड़ हो जाता था। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहूंगी। यहाँ पे मराठी में नवरा यानी कि हस्बैंड, ठीक है, नवरा यानी कि हस्बैंड। और हमारे गुजराती में नवरा यानी फ्री। समझ में आई मेरी बात? जब कोई कहता था तुझा नवरा, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये लोग क्या कहते हैं। ऐसे बहुत सारे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम थी। फ्रेंड्स नहीं थे मेरे। जब मैं पाटन रहती थी तो मेरे बहुत फ्रेंड्स थे। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि तू कैसे कोई जगह जाके टिकेगी, क्योंकि तुझे अपने फ्रेंड्स के बिना तो जमेगा ही नहीं। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी शादी के 2 साल तक मेरा कमरा मेरे पापा ने मेरे भाई बहन को नहीं दिया कि पहले उसको टिक जाने दो वहां पे, उसके बाद ये कमरा हम आपको देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता था, पर मैंने खाना बनाना सीखा। बहुत बार हाथ जल जाता था। जब जरूरत पड़ी तो बर्तन भी साफ करने थे। यानी एवरीथिंग, सब कुछ बढ़िया था। यहाँ लोनावला में बंगलो था, बट हम एक नॉर्मल फैमिली थे जहाँ पे वो हमारे गुजराती में कहते हैं खाते पीते घर के, यानी खाने पीने से सब कुछ बढ़िया है, बट लाइफस्टाइल जैसी कोई चीज नहीं थी। संडे में मेरे हस्बैंड के साथ घूमने जाती थी, नीलेश जी के साथ, उनके पापा के स्कूटर के ऊपर। पिया गोल्ड या पिया ऐसा कुछ स्कूटर था जिसमें मैं घूमने जाती थी। और हिल स्टेशन होने की वजह से वो यहीं पे जाके अटक जाता था। मैं पीछे बैठी होती थी, मुझे उतरना पड़ता था, धक्का मारना पड़ता था, एंड फिर भाग के स्कूटर के पीछे जाके बैठ जाती थी। यू नो ऐसा होता था कि मैं फिर देखती थी बैठ के कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं। ये मेरी लाइफ थी और नॉर्मल चल रहा था। शाम को थोड़े फ्रेंड्स बन गए थे। मैंने गरबा क्लासेस शुरू किए लोनावला आके, क्योंकि मैं कुछ तो करना चाहती थी। सैटरडे संडे 1-1 घंटा गरबा सिखाती थी एंड उसके 40 रुपीज मुझे पैसा मिलता था एक स्टूडेंट का। ऐसे मेरे पास 30-40 स्टूडेंट थे। ठीक थी ना, लाइफ अच्छी थी, नॉर्मल थी, गुड। संडे हस्बैंड होटल में खाना खिलाने ले जाते थे एंड पूरा दिन, बाकी दिन हम काम करते थे घर का। ये लाइफ थी मेरी। लाइफ में बदलाव तब आया जब मैं प्रेग्नेंट हुई।
और जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी थॉट प्रोसेस बदलने लगी। मेरे दिमाग में एक चीज आने लगी कि मैं अपने बच्चे को कैसे जिंदगी दूंगी। खास करके जब मेरे बेटे ने जन्म लिया, उसके बाद मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। मैं मानती हूँ कि जो बदलाव है वो मेरे बेटे की वजह से हुआ है। जब उसने जन्म लिया तो मैं आंख बंद करके सोचती थी कि इसको मैं कैसी जिंदगी देना चाहती हूँ। तो जब मैं आंख बंद करती थी, मुझे बहुत बड़ा कांच का बिल्डिंग देता था, और उसके टॉप फ्लोर पे उसका ऑफिस होगा, और जब वो नीचे उतरेगा वो डिसाइड करेगा आज कौन सी कार लेके मैं वापस घर पे जाऊं। और जब मैं आंख खोलती थी तो ससुर जी का 10 साल पुराना स्कूटर दिखाई देता था। दोस्तों, मेरे पास अब दो चॉइस थी। एक चॉइस थी कि भाई जो लाइफ है अच्छा है, खाते पीते घर के हो, दोपहर में आधा घंटा सोना मिलता है, किटी पार्टी में जा सकते हो, जितने पैसे चाहिए हस्बैंड दे देते हैं, सब कुछ बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सास ससुर जी साथ में है, हाँ काम करना पड़ता है बट कोई इश्यू नहीं है। सो नॉर्मल लाइफ थी। मेरे पास दो चॉइस थी। दूसरी चॉइस थी कि नहीं, मुझे मेरे बेटे के लिए सब कुछ बेस्ट करना है। मेरे हस्बैंड का ड्रीम था कि उसको वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में उन्हें पढ़ाना था, बट लोनावला में एक अच्छी कॉलेज भी नहीं थी। ये फैक्ट थी। यानी आप समझ रहे हो, आप सबकी लाइफ में ऐसा होता होगा, एक हकीकत होगी और एक आपका सपना होगा। यस और नो? सही या झूठ बोल रही हूं मैं? सब मेरे साथ हो? यस ग्रेट। मैम, यस। 90%, 95% लेडीज जब कॉलेज में होती है, उसके बाद जब शादी होती है, जब बच्चा आता है, तो तब तक तो ड्रीम्स रहते हैं, बट उसके बाद धीरे 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 वो अपने सपनों को पीछे छोड़ देती है, और रह क्या जाता है? कैलकुलेशन, हिसाब किताब, एंड उसके साथ साथ दूसरों में नुक्स निकालना। क्यों मालूम है? क्यों? क्योंकि हमें जो खुशी है वो चीज हम कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या करें? कुछ ना कुछ तो कहीं ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि हर टाइम लाइफ में मेरे पास हर बार दो चॉइस रही, और ये बार भी दो चॉइस थी कि कुछ तो करना है। मुंबई शिफ्ट हुए हम लोग, और नीलेश जी का बिजनेस मुंबई में था, तो एक हमें घर खरीदना था। हमारे पास मुंबई में घर नहीं था, और हम पेरेंट्स से पैसा नहीं लेना चाहते थे, तो जितने भी नीलेश जी ने पैसे कमाए थे वो 9 लाख रुपए थे। ये सब मेरे सेंटेंस याद रखना कि नेटवर्क मार्केटिंग पहले और बाद में किस तरह जिंदगियां बदलती है। सो दोस्तों, तब ये हुआ कि 9 लाख रुपए का 9 लाख रुपए थे, पर हमें घर पसंद आया 12 लाख रुपए का। ठीक है, 3 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? नहीं थे। तो हमको वो घर लेना पड़ा जहां से पूरा स्लम एरिया था, जहां से हम अंदर जाएं, और एक बेडरूम हॉल किचन का छोटा सा घर 9 लाख रुपए का हमने लिया। और करीबन 2 साल मैं अलग रही, नीलेश जी मुंबई रहे, एंड वैसे उन्होंने अपना बिजनेस डेवलप किया। फिर मैं मुंबई गई। मुंबई जाने के बाद भी वो कीड़ा मेरे अंदर वाला चुप नहीं बैठा था कि मुझे कुछ तो करना है, मुझे मेरे बेटे के लिए कुछ करना है। मैं मुंबई के अंदर अपने आप को एक ऑर्डिनरी पर्सन बना के नहीं रख सकती हूँ। ये दिमाग में बात थी, क्योंकि जब भी शादी में जाती थी बहुत इन्फ्योरिटी होती थी। लोग मजाक करते थे कि तू गांव में नहीं रहती है कि ऐसे कपड़े पहन के आई है। मेरी कजिन्स मेरा मजाक उड़ाती थी, तेरे को लिपस्टिक लगानी नहीं आती, इस तरह लिपस्टिक नहीं लगाई जाती है। आज वही लोग कहते हैं कि तूने ये शेड कहाँ से लिया, बहुत अच्छा है। ये बदलती है जैसे जैसे आप लाइफ में आगे जाते हो। तभी मैं ढूंढने लगी। मुंबई जाने के बाद मेरा बेटा करीबन 9 महीने का था, एंड मैंने नीलेश जी को कहा मुझे कुछ तो करना है यहाँ पे भी। तो मुझे कहने लगे सब कुछ संभालने के बाद दोपहर के बाद जो करना चाहे करो। मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक चीज सिखाई थी कि तुम्हारा पति जो भी बोले वो तुम कर सकती हो, तुम्हारा पति ना बोले वो चीज तुम नहीं कर सकती हो। और ये हमारे संस्कार है। ठीक है, मेरे पति ने कहा 2 बजे के बाद तुम बच्चे को संभाल के जो करना चाहो कर सकती हो। मैंने काम ढूंढना शुरू किया, मैंने एग्जीबिशंस लगाए, मैंने जॉब ढूंढनी शुरू की। दोस्तों, लोगों ने मेरे को पूछा, जब 2-3 लोग पहचान वाले थे, तो आ जाओ तुम इंटरव्यू के लिए। तुम्हारा जब मैं जाती थी तो कहते थे रेज्यूम दिखाओ। अभी मैं रेज्यूम में क्या लिखूं? SY BCom गुजराती मीडियम, और कुछ था ही नहीं मेरे रेज्यूम में लिखने के लिए। ये तो नहीं लिख सकती कि मैं दम आलू अच्छा बना लेती हूँ, लिख सकते हैं ये?
आज तो जमाना बदल गया है, आज वो भी लिखो ना तो भी आप कुछ तो कर सकते हो, पर तब ऐसा नहीं था। तब जब मैं इंटरव्यू के लिए जाती थी, लोग कहते थे मैम ना आपको हिंदी आती है, ना इंग्लिश आती है, ना कंप्यूटर आता है, तो पर पहचान से आए हो तो 2000 रुपए की नौकरी मिल सकती है। मेरी हैसियत उन्होंने दिखा दी कि 2000 रुपए की नौकरी वो मेरी हैसियत थी। मुझे रास्ते में एक फ्लायर मिला। वो फ्लायर होता है ना जिसको हम क्रश करके फेंक देते हैं, राइट? फेंकते हो कि नहीं फेंकते हो, आया ना? वो पर्चा मिलता है ना, वो पर्चा मुझे मिला जिसमें लिखा था बी योर ओन बॉस, डू रिस्क फ्री बिजनेस। दोनों में से कोई चीज समझ में नहीं आई। क्यों नहीं समझ में आई? क्योंकि घर में कभी किसी ने नौकरी नहीं की, तो बॉस का त्रास क्या होता है मुझे नहीं मालूम था। पापा ज्वेलर, हस्बैंड फाइनेंस कंसल्टेंट, भाई का बिजनेस, पति का बिजनेस, ससुर जी का बिजनेस, सबका बिजनेस था। दूसरा जो लिखा था डू रिस्क फ्री बिजनेस, वो भी नहीं समझ में आया, क्योंकि दोस्तों रिस्क के बिना का तो कोई बिजनेस ही नहीं हो सकता है। पापा ने सिखाया था जितना बड़ा रिस्क उठाओगे उतना बड़ा बिजनेस कर पाओगे। तब मैं पहली बार मैंने फोन लगाया, मुझे सामने से कहा गया कि एक बिजनेस है जो आप अपने घर से कर सकते हो। मैं करती हूँ और महीने के 25,000 रुपए कमाती हूँ। मैं बात कर रही हूँ आज से 22 साल पहले की, और 22 साल पहले 25,000 रुपए की बहुत वैल्यू थी, आज भी है कि नहीं है ना? तो मुझे लगा ये कोई ठोक रहा है, ऐसे ही बोल रहा है, पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। बट कुछ तो करना था, तो मैं क्यूरियोसिटी से उस बिजनेस को देखने के लिए गई। पहली बार मेरी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग आया। तब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, ना कैलकुलेशन, ना गोले, कुछ भी नहीं। मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आई जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। मुझे एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिखाया गया। उस आर्टिकल में एक लेडी की तस्वीर थी। वो लेडी व्हील चेयर के ऊपर बैठी हुई थी, और उस न्यूज़पेपर में लिखा गया था, एक लीडिंग न्यूज़पेपर था अमेरिका का, और उसमें लिखा गया था कि इसने जितनी भी हीरो की ज्वेलरी पहनी है वो नेटवर्क मार्केटिंग से कमाई हुई है। अभी जौहरी की बेटी हूं, मुझे समझ में आया कि इसने लाखों रुपए की ज्वेलरी पहनी हुई है। सॉलिटेयर पहने थे उसने, कान में, हाथ में, गले में, जो लाखों करोड़ों रुपए के थे। एक बात मुझे क्लिक हुई कि इसके दो पैर नहीं है और ये कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं? और मैंने उस दिन अपना पहला सपना बनाया, दीपल पत्रा वाला 1500 ओनली का मेरे नाम का चेक मुझे चाहिए। कितने का? 1500 रुपए का। क्यों चाहिए था? क्योंकि मुझे कोई हिसाब मांगता था ना, अच्छा नहीं लगता था। आपको अच्छा लगता है हिसाब देना? कितनों को अच्छा लगता है? लगता है? नहीं लगता है तो बोलो भाई, मुझे बोलो हाँ अच्छा लगता है। मुझे नहीं अच्छा लगता था हिसाब देना। तो मैं 1500 रुपए ऐसा चाहती थी जिसका मुझे हिसाब ना देना पड़े, मैं अपने हिसाब से खर्च कर सकूं। ये छोटी सी सोच के साथ मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की, एंड वो ड्रीम पूरा हुआ फ्रेंड्स। वो ड्रीम पूरा हुआ तो मैंने दूसरा बनाया, अपना खुद का मोबाइल फोन, देन फॉरेन ट्रिप। इस बीच में बहुत सारी स्ट्रगल आई, और सबसे ज्यादा स्ट्रगल जो अगर मैं आपको कहना चाहती हूँ तो मेरी इन्फ्योरिटी मेरी सबसे बड़ी स्ट्रगल थी। मुझे हिंदी में बात करनी नहीं आती थी, तो मुझे हिंदी और गुजराती मेरा मिक्स हो जाता था, बहुत गड़बड़ होती थी। लोग मुझे कहते थे ये लेडीज वाला बिजनेस है, ये हमारा कप ऑफ टी नहीं है, हमारे पास मत आओ। कोई कोई मुझे कहता था क्या तुम्हारा पति कमाता नहीं है तो तू ये सब काम कर रही है। हमारे गुजराती में लेडीज तब बहुत कम ऐसी थी जो बाहर जाके कुछ काम करती थी, और वो भी मार्केटिंग का। ठीक है, मालूम नहीं इंडिया में क्या एक फोबिया है कि मार्केटिंग सुनते ही लोगों को लगता है अरे बाप रे मार्केटिंग कर रही हो। अरे भाई समझो तो सही पहले हम क्या कर रहे हैं। ये सब चैलेंजेस आई। एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूंगी मैं आप लोगों को, जिससे आपको समझ में आएगा। एक बार संडे था और मैं और नीलेश जी सपोज स्टॉप शॉपिंग करने गए। जब मैं ये बात आपके सामने कर रही हूँ ना, पिक्चर मेरे सामने क्लियर हो जाता है। शॉपिंग कर ली हमने। नीलेश जी ने कहा दीपल तुम बिल बनवाओ, मैं अभी आता हूँ 1 मिनट में। मैं बिल की लाइन में खड़ी थी, जैसे ही मेरा सामने से उसने मेरे साथ इंग्लिश में बात करना शुरू किया। लिटरली मेरे पसीने छूट गए, मैं डर गई और मैं ट्रॉली लेके साइड में बैठ गई और इंतजार करने लगी कि कब नीलेश जी आएंगे और कब वो बिल भरेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे गुजरात में इंग्लिश नहीं सिखाई जाती, इंग्लिश समझ में थी। पर जब आप डर जाते हो ना, जब इंफ्योरिटी होती है, जब लगता है मुझे कुछ भी नहीं, आप सब भूल जाते हो। और मैं पूरी तरह भूल गई थी, साइड में जाके बैठ गई। नीलेश जी ने बिल दिया, घर गई, पर रात भर सो नहीं पाई। एक ही चीज दिमाग में आया, क्या जिंदगी इसी तरह गुजरेगी?
क्या जिंदगी इसी तरह गुजरेगी? और उस टाइम अगेन मेरे पास दो चॉइस थी, एक कि जो अपॉर्चुनिटी है उसको सीरियसली करो, आगे बढ़ो और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, और दूसरा जितनी चद्दर है उतने ही पैर फैलाओ और आराम से जो जिंदगी जा रही है उस तरह जियो। तुम्हारा पति टिफिन ले जाएगा, उसके फ्रेंड्स तारीफ करेंगे, वाह वाह क्या खाना बनाती है, राइट? दोस्तों मैंने अगेन इसमें पहली वाली चॉइस ली और मैंने इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करना शुरू किया। धीरे धीरे बिजनेस, जब अंत में मुझे पहली फॉरेन ट्रिप मिली, और जब ट्रिप में मैं गई तो हस्बैंड को भी मेरे साथ, मैं हम दोनों साथ में गए। जब हम ट्रिप में गए, नीलेश जी ने वहां पे बहुत सारे ऐसे लोगों को मिले जिन्होंने इस बिजनेस से अपने प्लेन और शिप बनाए हुए थे। क्या बोला मैंने? बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने इस बिजनेस से अपने प्लेन और शिप बनाए। मैं बात कर रही हूँ आज से 21 साल पहले की। तब नीलेश जी मुझे कहने लगे, दीपल मुझे बताओ तो सही क्या है। उन्होंने पूरा मैन्युअल पढ़ा और तब मेरा चेक करीबन यानी अच्छा आने लगा था, तो मुझे कहने लगे, दीपल ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, मैं भी अपना इवनिंग का टाइम इसमें देना शुरू करूंगा और हम दोनों मिलके बिल्ड करेंगे। और दोस्तों हमने 12 साल हमारी पिछली कंपनी में इस बिजनेस को दिए। कुछ भी नहीं आता था, नेटवर्क मार्केटिंग नया था, कोई सक्सेस स्टोरी नहीं थी, लोग हम मजाक बनाते थे, लोगों को लगता था कि ये घर घर जाके सामान बेचने का काम है। मुझे मीटिंग करनी नहीं आती थी, तो मैं क्या करती थी, तब हमारा एक फ्लोर क्लीनर करता था, तो मैं एक टाइल्स को साफ करके दिखाती थी। मैं एक ज्वेलर की बेटी, एक फाइनेंस कंसल्टेंट की वाइफ, ठीक है, कहने के लिए मैं बहुत ईगो कर सकती थी कि भाई मुझे क्या किसी का टाइल्स साफ करने का जरूरत है, पर मैं अपने बिजनेस करने में, मेरे पापा ने एक चीज सिखाई थी, कोई बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता है। नीलेश जी मुझे कहते थे, दीपल अगर टाटा नमक बेच सकता है तो हम डिटर्जेंट क्यों नहीं बेच सकते। सो मैं उस टाइल्स को साफ करके दिखाती थी और कहती थी, देखो दोनों टाइल्स में कितना फर्क है। सामने वाला जब मुझे कहता था कि अरे ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कहाँ मिलेगा, तो मैं कहती थी कि ये तो कहीं नहीं मिलता है, आपको मेरे से ही लेना पड़ेगा और ये फॉर्म भरना पड़ेगा। इस तरह मैं बिजनेस समझाती थी और ऐसे मैंने बिजनेस को डेवलप किया। होम मीटिंग रखती थी, लोग नहीं आते थे। बहुत सारे मेल डोमिनेटेड बिजनेस में बहुत सारे मेल इस तरह भी बोलते थे कि तुम ये लेडीज वाली टीम के साथ जुड़ोगे, ये लड़कियों के साथ जुड़ोगे, इसको तो इंग्लिश भी नहीं आती है, तुम उनके साथ जुड़ोगे। सो और ये आज कोई बोले ना तो फर्क नहीं पड़ता है, पर तब बहुत बुरा लगता था, रोना आता था। बहुत मीटिंग्स में मैं रोने लगती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं इनका बुरा नहीं बोलती हूँ, ये क्यों मेरा बुरा बोलते हैं। पर उन्होंने, उसी ने मुझे टफ बनाया। मैं और एक एग्जांपल देना चाहूंगी आपको। पहला प्रेजेंटेशन था मेरा पूना में, आउट ऑफ स्टेशन पहला प्रेजेंटेशन, एंड करीबन 50 लोगों का प्रेजेंटेशन करना था। तब स्लाइड्स होते थे, तो मैंने प्रोजेक्टर लगाया, स्लाइड्स रखना शुरू किया, बोलना शुरू किया, थोड़ा हिंदी अच्छे से बोलना सीख गई थी। माइक मेरे हाथ में था, बोलना मैंने जैसे शुरू किया, 3 या 4 आगे अंकल बैठे थे, उन्होंने बोला, एक्सक्यूज मी मैम। मैंने कहा हाँ सर। टॉक इन इंग्लिश। सच कह रही हूं, इतनी डर गई थी मैं, मेरा पूरा माइक ऐसे ऐसे कांप रहा था, पेट में जोर जोर से कुछ होने लगा था। एंड अगेन दो चॉइस थी, मैदान छोड़ के भाग जाओ। मैंने ऊपर वाले को कहा, भगवान कुछ तो रास्ता दिखा, क्या करूं अभी मैं। हिम्मत तो ये नहीं थी तब कि मैं कहूं मुझे इंग्लिश नहीं आती, आज बोल दूं, तब नहीं थी हिम्मत। पर ऊपर वाले ने एक चीज सुझाई और मुझे नहीं मालूम कैसे मैंने बोला, मैं इंडियन हूं, हिंदी में बात करूंगी। और जैसे ही मैंने ये सेंटेंस बोला, बाकी के 45 लोगों ने मेरे लिए बजाई तालियां, तो ये 5 जन चुप हो गए और मेरा पहला प्रेजेंटेशन हो गया। और जो मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, लेडीज आप सब हैं तो खास करके, कि हम जब औरतें आउट स्टेशन काम करने जाती हैं, बाहर अकेली निकलती हैं, तो आज का वर्ल्ड तो भी बदला है, पर तो भी अभी भी वैसे लोग हैं इस वर्ल्ड में। लोग यही देखते हैं कि अगर औरत अकेली काम कर रही है ना, तो कुछ फायदा उठा ले, कुछ मौका मिल जाए, या ऐसी ही होगी। मेरी बात से अग्री करते हो, राइट? बस में मैं जब ट्रैवल करती थी, नीलेश जी मेरे लिए 2 सीट बुक करवाते थे,
ठीक है, एक मेरी और एक खाली रखते थे। क्यों? क्योंकि अगर 2 सीट में कोई है ना तो वो गिर गिर के ऐसे ही सोने पे मेरे पे ही गिरता था। समझ में आ रही है? रात की ट्रैवल है बस में, तो जानबूझ के ऐसे ऐसे गिरते थे लोग। सो 2 सीट मेरे लिए बुक करवाते थे। और जब मैं बस में पैर रखती थी, एक तो बेटे को छोड़ के जाती थी, तो बहुत रोना आता था, बहुत ज्यादा। यानी एक वो मदर का गिल्ट जो होता है ना, वो आप सब महसूस कर पाओगे, मैं बोल नहीं पाती हूँ, बट मुझे यानी मैं इस चीज से 1 साल पहले बाहर निकली हूँ। नहीं तो तब तक मुझे लगता था अरे यार मेरा बेटा छोटा सा घर पे आता था, तब मैं घर पे नहीं रहती थी। आज मेरा बेटा ये कहता है कि मॉम तुमने नहीं किया होता तो आज मेरी जिंदगी ये नहीं होती। आई एम प्राउड ऑफ यू। पर तो भी मैं जब वो बस में अंदर जाके बैठती थी तो एक तो मुझे रोना आता था, और दूसरा ये लोग खाली सीट देख के, उनकी खुद की सीट होती थी तो भी कहते थे कि क्या बाजू में आके बैठूं। सो तब थोड़ी फ्लाइट थी दोस्तों कि मैं फ्लाइट में चली गई। तब उतने पैसे भी नहीं थे, कार नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी हमारे पास, कुछ भी नहीं था। सो लोकल बस में, लग्जरीज में, ट्रेनों में ठूसे मारते थे लोग, 4th सीट में मुंबई लोकल में, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन हो जाते थे, कभी कभी गिर जाती थी चौथी वाली सीट से नीचे। सो ये सब स्ट्रगल थी। मैं आपको ये सब चीजें क्यों बता रही हूँ? तब की स्ट्रगल अलग थी, आज की स्ट्रगल अलग है। पर स्ट्रगल तो रहेगी, स्ट्रगल तो रहेगी। उस स्ट्रगल से बाहर निकलोगे ना तभी सक्सेस मिलेगी। सो मैं करती गई, सक्सेस मिलती गई। फिर तो नीलेश जी मेरे साथ इस बिजनेस में थे, तो हम दोनों मिलके इस बिजनेस को डेवलप करने लगे। पिछली कंपनी में करीबन 12 साल काम किया, वहां पे भी हम टॉप अचीवर थे। वेस्टीज में हमको आए 10 साल हुए हैं। 10 साल में हमारी पूरी जिंदगी बदल गई। वेस्टीज में जब मैं आई उसके पहले मेरा एक ड्रीम था मर्सिडीज बेंज खरीदने का, जो करीबन 13 साल पुराना सपना था। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ी थी, एक इस तरह की मीटिंग में गई थी, और उस मीटिंग में एक ट्रेनर ने मुझे कहा कि आपका सपना क्या है उसके बारे में जानो। और तब तो हमारे पास स्कूटर था, ना कोई कार थी, ना कुछ भी था, और मैंने पहला ड्रीम लिखा मर्सिडीज बेंज। सो और मैं भी छोटी सी थी, ज्यादा समझ में नहीं आता था चीजें। तो एक शादी में गई, वहां पे कजिन मिला, कैसी हो? अच्छी हूँ, क्या हो रहा है? अरे तो मैं बड़ी एक्साइटेड, नया बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग जब कोई नया करता है ना तो बड़ा एक्साइटेड होता है, हाँ या ना? मैं बड़ी एक्साइटेड। तो मुझे देखो, जवाब देते रहोगे तो बहुत मजा आएगा, हाँ? जरा थोड़ा सा आपका फेस देखूंगी तो मुझे मोटिवेशन आएगा। ग्रेट। सो मैं बड़ी एक्साइटेड, मैंने उसको कहा अरे मालूम है मैंने नया बिजनेस शुरू किया है और मैं उससे मर्सिडीज खरीदने वाली हूँ। ये मेरे पे अंदर ही अंदर हंसा। मेरे भाई को जापान फोन लगा दिया, मालूम है तेरी बहन पागल हो गई है, उसकी गली में गाड़ी जाए ऐसी गली भी नहीं है और मर्सिडीज लेने की बात कर रही है। मेरे भाई का उधर से फोन आया, तू कुछ सोच समझ के तो बोल, तू क्या बोल के आती है किसी को भी। मैंने कहा कि आज तक तो सीरियस नहीं थी, पर अभी तो मर्सिडीज देखनी पड़ेगी, इसको लाना पड़ेगा। सो मैं उस कजिन को थैंक यू कहती हूँ कि अच्छा हुआ उसने ये किया। तब से मेरा एक ड्रीम था कि मुझे मर्सिडीज लेनी है, और मैं रोज सोचती थी दीपल पत्रा वाला, यानी मैं येलो कलर के ड्रेस में बैठी हूँ, नीलेश जी कार ड्राइव कर रहे हैं, और हम दोनों के फेवरेट सॉन्ग्स चल रहे हैं, और हम बैंड स्टैंड जो मुंबई में जहाँ शाहरुख खान रहते हैं वहां पे हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। एंड 13 साल लगे, रोज ये सपना देखती थी, और जब सपना देखती थी मुंह पे स्माइल आती थी, जब मुंह पे स्माइल आती थी तो लोग कहते थे ये पागल हो गई है, थोड़ी सी अकेली अकेली हंसती रहती है। नीरज जी को कहते थे ये दीपल को कुछ हो गया है क्या? दोस्तों उन्हें क्या मालूम, मैं अपनी मर्सिडीज में रोज बैठती हूँ। मैं तो अपनी मर्सिडीज एक्चुअल रियल में आई, उससे ज्यादा तो मैं सपनों में बैठ चुकी थी उसके अंदर। वेस्टीज में जुड़ने के बाद 13 मंथ में पहली मर्सिडीज आई, 4 साल में दूसरी मर्सिडीज आई, सी क्लास एंड देन एमएल क्लास। यहाँ पे जो हम पहले रहते थे, एक गुंदवली करके मुंबई में एरिया है जहाँ 1 बेडरूम हॉल किचन के घर में, हमने उसके बाद 2 घर अपने बदले, और हम जूहू के जो वन ऑफ द बेस्ट एरिया मुंबई में माना जाता है, जहाँ पे ऑल स्टार्स, अमिताभ बच्चन जी ले लो या धर्मेंद्र जी ले लो या रोशन ले लो, आई एम श्योर आप सबने जूहू का नाम जरूर सुना होगा। आज हम वहां रहते हैं,
पूरा फ्लोर है हमारा, और मेरा बेटा वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में 6 साल, कोलंबिया यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं, जहाँ पे वो 6 साल वहाँ पे उसने पढ़ाई की, मास्टर्स किया। और मुझे बहुत, वो मुझसे बहुत प्राउड है कि मैं उसकी मॉम हूँ। आज सब कुछ है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं लोनावला के मेरे वीकेंड होम में हूँ, मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरे वीकेंड एंजॉय कर रही हूँ, और आप लोगों के साथ मीटिंग के टाइम पे यहाँ के मीटिंग कर रही हूँ। अभी अभी, ये किसी को भी नहीं मालूम है, आज पहली बार मैं बोलने जा रही हूँ इस मीटिंग में कि करीबन 20 दिन पहले और एक नया फ्लैट हमने लिया जुहू एरिया में, जो पूरा फ्लोर है। एंड अगर मैं उसकी कीमत बोलूंगी तो अभी तो मैंने उसका इंटीरियर नहीं बनाया है, ये सिर्फ अभी रॉ फ्लैट है, इसको अभी मैं इंटीरियर करवाऊंगी। इसकी कीमत 12.5 करोड़ रुपए है। मैं ये क्यों कह रही हूं आज, राइट? इस इंडस्ट्री में इतनी ताकत है, जिसके पास एक बार 9 लाख से 12 लाख रुपए का घर लेने का हैसियत नहीं था, आज इस इंडस्ट्री ने इतना पावर दिया है। सो अब हम लेडीज मालूम है कहाँ पीछे हो जाती हैं, हम सीरियसली चीजों को नहीं लेती हैं। हम 10 दिन काम करती हैं, 10 दिन रीजंस में चली जाती हैं कि आज तो दिवाली आई, साफ सफाई करनी है, आज बेटे की एग्जाम आई, आज सासू माँ को पैर दुख रहा है, आज तो मेरे हस्बैंड ये बोल रहे हैं। मैं कह रही हूँ, मैं एक बहुत फैमिली ओरिएंटेड वुमन हूँ, ठीक है, मैं मानती हूँ मेरी फैमिली के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर तो भी मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि इन सबके बीच में से आप अपने खुद के लिए भी अपना करियर बना सकते हैं। अगर चाहते हैं कि आपकी घर में इज्जत बने, चाहते हैं कि लोग आपको पूछे, आपकी सलाह ले, आपके बच्चे आप पे प्राउड करें, मैं नहीं कहती हूँ बहुत बड़े पैसे, मैं तो कहती हूँ 50,000 कमाओ, उतना तो कमा के देखो, देखो क्या इज्जत बदलती है समाज के अंदर आपकी। आपका पति प्राउड से कहेगा, अरे मेरी बीवी देखो। पर उसके लिए हमारे इमोशंस को बीच में नहीं लाना है। हम पीछे हटती हैं तो अपने इमोशंस की वजह से पीछे हटती हैं। छोटी छोटी चीजों में बुरा लग जाता है, रोना आ जाता है, एंड वो गुस्सा हम बिजनेस पे उतारती हैं। अपलाइन से बुरा लगा, डाउनलाइन से लगा, कंपनी से लगा, घर के वालों लोगों से लगा। इन सबसे ऊपर उठना है और अपने सपनों के लिए काम करना है। और वेस्टीज की अभी ये शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होगा। आप देखना बहुत जल्दी वक्त आएगा जब वेस्टीज की वुमन अपनी फरारी में घूमेगी, वेस्टीज की वुमन अपनी रेंज रोवर में घूमेगी, एंड प्राउड के साथ इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट होके पूरे वर्ल्ड को वो कॉन्कर करेगी। पर उसमें से आप होंगी कि नहीं, वो आपको डिसाइड करना है, राइट? सो यही मेरी मैंने स्टोरी बताई आपकी। मैंने बहुत ज्यादा वक्त लिया नहीं, ठीक ठाक था। सो मैंने अपनी थोड़ी सी आपको स्टोरी के बारे में बताया। स्ट्रगल बहुत है दोस्तों, और वो आपको भी आएगी, पर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बारे में आपसे बात नहीं करूंगी, क्योंकि हर दिन स्ट्रगल अलग अलग तरह की होती है, राइट? मेरे टाइम में अलग स्ट्रगल थी, उसके बाद अलग स्ट्रगल थी, उसके बाद अलग स्ट्रगल, आज ऑनलाइन वाली स्ट्रगल है, कल कुछ और स्ट्रगल होगी। सो स्ट्रगल आएगी, और जब जब स्ट्रगल आएगी ना, सोचना कि मैं एक स्टेप अहेड वाली हूं, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट। एंड बस मैं यही कहना चाहूंगी, छोड़ना नहीं है, करते रहना है, भले 2 घंटे तो 2 घंटे, 3 घंटे तो 3 घंटे, कंसिस्टेंसी से ही आप जीतोगे। छोड़ दोगे तो आपका कोई कुछ भगवान भी नहीं करेगा, आके बोलेगा ना, ले भाई ये सब कुछ तेरा, तो भी वो चला जाएगा, आपके पास नहीं रहेगा। सो आपको काम करना पड़ेगा फ्रेंड्स। सो इंदु जी, सुनीता जी, जी मैंने मैम। स्टोरी थोड़ी सी बताई, आप लोग कुछ पूछना चाहें तो मुझे वाओ मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एंड लव यू ऑल। आप सब बहुत आगे बढ़े, ये मेरी दिल से मैं चाहती हूँ हर लेडीज आगे बढ़े। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू बहुत सुनीता जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि मैम फीमेल्स बिल्कुल इमोशनल हो जाती है, वो मतलब अपने काम को लेके, अपनी चीज को लेके, सब चीजें आपने जैसे अपनी जिंदगी में
कितने सारे उतार चढ़ाव झेले हैं, और आज आपने बताया 12 करोड़। 12 करोड़ मैम जब लोग सुनते हैं तो पूरी जिंदगी निकल जाती है, और ये सब वेस्टेज की पावर है मैम, जो आज सब कुछ पॉसिबल हुआ है। और थैंक यू सो मच मैम, आज आपने इतने अच्छे से फीमेल्स को अपनी सारी चीजें बताई, क्योंकि फीमेल्स एक ऐसी होती है कि वो किसी भी चीज को लेके बैठ जाती है, बिजनेस करे ना करे, घर के काम में इतनी व्यस्त रहती है, और कह देते हैं कंफर्ट जोन में नहीं रहती मैम। सुबह से लेके शाम तक फीमेल्स के पास बहुत ज्यादा काम होते हैं, इनसे ज्यादा बिजी कोई रह ही नहीं सकती। यस, सही कुछ बात है। कुछ यहाँ फीमेल्स है, अगर किसी के क्वेश्चन होंगे, इंदु जी अगर आपका कोई क्वेश्चन है जी तो मैम। आप पूछ सकते हो, सवाल कर पर सकते मैं हैं। सुनीता जी, एक चीज आप आगे बोले उसके पहले एक चीज कहना चाहती हूँ कि हाउसवाइफ्स जो काम करती है ना, वो बिजनेस वुमन से ज्यादा करती हैं। ठीक है, मैं ये बात मानती हूँ, बिल्कुल और बहुत काम होता है, और उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं होता है, और तो भी करती रहती है। बट मुझे ये भी मालूम है कि वुमन के पास 10 हाथ होते हैं बिल्कुल मैम, एंड 10 दिमाग होते हैं, तो वो सब कुछ एक साथ संभाल सकती है। राइट? बिल्कुल यस। मैम। बिल्कुल मैम। बिल्कुल मैम। बिल्कुल मैम। मैम लॉकडाउन में तो ये प्रूव कर दिया सभी लेडीज ने, जितनी भी बिजनेस वुमन लेडीज हैं हमारी, कि उन्होंने क्योंकि मेड सर्वेंट तो कोई था ही नहीं, हाँ। और उनके बिना भी सारी लेडीज ने देखिए बिजनेस को भी बूम किया, चेक्स भी बढ़ाए, टीम भी बढ़ाई, और सबने घर के पूरे काम, और मैम लॉकडाउन में और ज्यादा काम किया, क्योंकि किचन में कुछ ना कुछ बनता ही रहता था। अब सबको दिखता है कि घर में, मैं भी सब लोग घर में हैं तो मैं भी अच्छा फिर थी हम उसमें से एक। हाँ, मैम यूट्यूब यूट्यूब हर वक्त चलता रहता था, और नई नई डिश, क्योंकि बच्चों की और हस्बैंड की और फैमिली की डिमांड, और अच्छा हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी बहुत मजा आता है कि हम कुछ बनाए प्यार से। पर मैम ये प्रूव कर दिया वेस्टीज की लेडीज ने कि लॉकडाउन में सभी के चेक्स बहुत बड़े हैं, और बहुत सारी लेडीज हैं अभी हमारे साथ। अंशु मैम है, अंशु मैम, मैम आपका एक बार माइक, सुनीता मैम। यस यस और इंदु जी। मैम पहले तो बहुत, हाँ चलिए मैं कर देती हूँ मैम। मैम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, अब 12 करोड़ के फ्लैट के लिए। और क्योंकि अब एक चीज आपने आज कर दी मैम, जाने अनजाने आपने एक बहुत बड़ा ड्रीम डेवलप कर दिया लेडीज के लिए, कि 12 करोड़ का फ्लैट भी सोच सकती है, क्योंकि अगर आप कर सकते हो तो वो भी कर सकती हैं। तो यस। मैम थैंक यू सो मच इतना बड़ा ड्रीम बड़ा करने के लिए हम सभी का। तो थैंक मैम यू। अंशु जी का माइक अनम्यूट है, अंशु जी। थैंक यू सो मच मैम। आज आपसे फिर से ऐसे हो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो इंदु जी, आप भी आज सब बहुत अच्छी लग रही हैं लेडीज। मैम थैंक यू रिफ्लेक्शन आ मैम। रहा है, आप इतने मैम क्यूट लग रहे हो, आप इतने अच्छे हो ना इतने तो हाँ, बिल्कुल। वही चीज है मैम, तो वो आपका रिफ्लेक्शन आ रहा है एक्चुअली हम लोगों के ऊपर। सो मैम थैंक यू सो मच। आपकी स्टोरी सुनकर तो हमेशा से ही आप इतने प्यारे अंदाज में, इतने स्वीटनेस के साथ अपनी स्टोरी सुना देते हो, और इतना इंस्पायर कर देते हो कि सिंप्लिसिटी के साथ। जब मैंने आपको पहली बार इलाहाबाद देखा था मैम, आपका ग्रेस देखकर, मतलब मैं तो बिग फैन हो गई थी। मैंने उसी समय सोचा था कि बिल्कुल मैम जैसा बनना है। जैसे आप स्टेज पे, आपके जो मूवमेंट थे मैम, द वे यू वर स्पीकिंग, एवरीथिंग ओवरऑल, मैंने कहा था कि एग्जैक्टली मेरे को इसी अंदाज में ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही स्टेज पे मूव करना है। और उसी दिन और लास्ट मैम आपके साथ मेरा जब इंटरव्यू था, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। आज फिर आपसे सीखने का मौका मिला मैम। आपने जो कहा कि कंसिस्टेंट रहना है, रियली कि कंसिस्टेंसी एक सक्सेस का की है। और एक लेडी के लिए अगर मैं कहूँ तो वाकई सब कुछ संभव है। 10 हाथ है आपने जो कहा, और हमारे बच्चों के लिए हमें मिसाल बनना है। एब्सोल्युटली। ये चीज है मैम। सो थैंक यू सो मच मैम। बस एक मुझे चीज, मुझे हाँ, एक हाँ, चीज मैम पूछना था। अभी जैसे आपने जब कहा, तो आपने कहा कि ये हम सभी लेडीज के साथ कहीं ना कहीं आता है। बहुत सारे जब हमें मेल्स मिलते हैं तो सब बहुत अच्छे नहीं होते हैं, कई बार आती है दिक्कत। तो हाउ टू हैंडल इट, मतलब देखो मैं आपको बताऊं, ऊपर वाले ने हम सब में एक चीज दी है, इंस्टिंक्ट। यस वो मैम, कहते हैं ना कि वो सूंघ लेते हैं हम, उनको तुरंत समझ में आ जाता है कि देयर इज समथिंग फिशी। और मैं हर एक वुमन को कहना चाहती हूँ, जब ये समझ में आए ना, वहां बिजनेस नहीं करना है। यानी बिजनेस के लिए कभी अपने आप को टेंशन में मत डालो। आपकी फैमिली आपको विश्वास के साथ घर के बाहर भेजती है, और जब आप कुछ भी आगे पीछे होते हो या गड़बड़ करते हो, तो
आप नेटवर्क मार्केटिंग का नाम बुरा करते हो। और आपको मालूम है ना, हमारा समाज कभी जेंट्स को नहीं बोलता है, वो लेडीज को ही बोलता है। ये आज की एक रियल कहानी है। सो ये ना हम सूंघ लेते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सब जगह एक्टिव हूँ, और मैं दिल खोल के क्योंकि बहुत लोग इंस्पायर होते हैं तो मैं उस पे एक्टिव रहती हूँ, पर मैं दिल खोल के लोगों को ब्लॉक भी करती हूँ। जो लोग आपके लेवल के नहीं हैं, जो आपको यानी गलत तरीके से सोचते हैं, का आपके बिजनेस में जगह नहीं होना चाहिए। एक डिस्टेंस बनाओ और आपकी आंखों से ही वो डर जाएंगे। ठीक है ना? यस यस मैम। मैम, यस मैम, बिल्कुल मैम सही बस कहा मैम। इसमें ये रुकना नहीं है लेकिन। अरे बिजनेस को क्यों रुकाना है भाई, खुद यस मैम। यानी। और ऐसा नहीं है कि किसी फील्ड में, हर जगह पे ये चैलेंज आएगी। भगवान ने हमें ब्यूटी दी है, हमको इतना ब्यूटीफुल बनाया है, तो कुछ तो विलन होंगे ना उसके। वो भी बेहतर जी मैम। बनाने के लिए मैम। तो उसकी मैम सोच की वजह से एक अपने आप एक को छोटा नहीं करना है, मैं ये कहना चाहती हूँ। जी उनकी सोच में प्रॉब्लम है, तुम्हारे में नहीं है। यस डिस्टेंस कर दो उनसे। ठीक, बिल्कुल यस यस मैम, मैडम। बिल्कुल। थैंक यू मैम। मैम एक छोटी सी एक एक क्वेश्चन था वैसे। जैसे मैम आप जब छोटे बच्चे को छोड़ के बाहर, मैं भी, मेरी भी जर्नी ऐसी ही शुरू हुई थी कि मेरे बच्चे 2.5 साल और एक 4.5 साल का था जब मैंने बाहर काम करना शुरू किया था, अपना पार्लर खोला था। वो काफी दूर मैं जाती थी। तो मैम मैं समझ सकती हूँ उस पेन को। मैं भी ऐसी रोती थी, शाम होते ही मेरे को रोना छूट जाता था बच्चों से मिलने के लिए। तो मैम एक चीज, क्योंकि काफी सारी फीमेल्स हैं अभी हमारे साथ, और यूट्यूब पे भी बहुत सारी लेडीज और जेंट्स भी हैं। तो मैम ये दर्द आप ही समझ सकती हो कि क्योंकि लोग आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि जिस टाइम आप अपने छोटे बच्चे को छोड़ के जाती थी और वो पेन आपको होता था, आप रोती थी, तो मैम कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको मोटिवेट करती थी कि नहीं, मुझे ये दोबारा अगेन करना है? क्योंकि एक बार तो इंसान घर से निकला तो दूसरी बार जाने की फिर हिम्मत नहीं करता। बहुत सारी लेडीज इसी पॉइंट पे आगे कहीं ना कहीं बैठ जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप वो अपने बच्चों के साथ बहुत गलत कर रही हैं। तो मैम वो कौन सी एक ऐसी ताकत थी जो आपको बार बार इस सब कुछ पता होते हुए भी, इतना दुख होते हुए भी, फिर भी आप अपने बच्चे को छोड़ के बाहर निकलती थी? तो वो सभी लेडीज के लिए बड़ी इंस्पिरेशन होगी आज, क्योंकि बहुत सारी लेडीज रुक जाती है मैम, यही कारण होता है। जी इंदु मैम। जी, आप जो कह रही है ना, ये बात मैं आपको मेरे एक दो रियल एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूंगी। कि हम लेडीज, एक जो माँ, वो माँ ही होती है। वो चाहे बच्चे अपने 50 साल के भी हो जाए ना, तो वो जो माँ का जो दिल धड़कता है ना, वो किसी और का नहीं धड़केगा उसके लिए। ठीक है। जी मैम। मैं एक बार, जब मैं लास्ट कंपनी में थी, तो वुमेन हाईएस्ट अर्नर का अवार्ड मुझे मिला था। ठीक है। और अवार्ड के टाइम मुझे ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपको क्या स्ट्रगल आई यहाँ तक पहुंचने के लिए। एंड मैं सोचने लगी कि क्या स्ट्रगल आई। तो भाई मैं ट्रेनों में जाती थी, बसों में जाती थी, तो मुझे याद आता था मैं ये क्यों करती थी। तो मेरे बेटे का ड्रीम पूरा करने के लिए। फिर मैं सवाल पूछती थी तो जवाब आता था उसके लिए। तो लिटरली स्टेज में मैं 3-4 मिनट बोली ही नहीं। उसके बाद मैंने कहा कि स्ट्रगल की है, मैंने जो भी किया है मेरे बच्चे के लिए ही किया है। सो अगर, अच्छा, और एक चीज, तब मेरे में मुझे इतनी समझ नहीं थी, इतना वर्ल्ड आगे नहीं बढ़ा था, इतना यूट्यूब फेसबुक सब कुछ नहीं था, तो तब समझ में नहीं आता था। पर आज की औरतें हैं, मैं उनको कहना चाहूंगी, आपके बच्चों के सपने आप उनके साथ बैठ के डिस्कस करें। चाहे वो 3 साल का क्यों ना हो, चाहे वो 5 साल का क्यों ना हो, टॉक विद देम कि बेटा हमें घर के लिए ये करना है, मुझे तेरे लिए ये करना है, मुझे तेरे लिए ये ड्रीम है। और फिर देखो वो आपको किस तरह मोटिवेट करता है। जी तो मैम। ये मुझे नहीं थैंक यू समझ मैम। में आता था, जी फ्रैंकली बताती हूँ, तब मुझे नहीं समझ में आता था ये सब बातें, और ना मुझे किसी ने सिखाई ये सब चीजें। सो बस अब मेरा मेरा मोटिवेशन यही होता था कि जब पहले मैं जू घुमाने मेरे बेटे को ले जाती थी, तो मुझे और नीलेश जी को लंबी लंबी बसों की लाइन रहना पड़ता था, और कुछ पेरेंट्स जुप से अपनी गाड़ी में आते थे, अपने बच्चों को बिठाते थे और घर ले जाते थे। तो हमारा मोटिवेशन तब ये होता था कि मेरा बेटा क्यों लाइनों में खड़ा रहे, मेरे घर लेके उसने कोई गलती तो नहीं की ना यहाँ जन्म लेके। उसका बेटा अगर गाड़ी में घूम सकता है तो मेरा बेटा क्यों नहीं। और मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था।
राइट। सो आप सबको यही मैम। कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों के ड्रीम को अपना ड्रीम बनाओ, फिर देखो क्या होता है, और एग्जैक्ट उनके साथ डिस्कस करो, उनसे बात करो। बिल्कुल मैम सही कहा आपने कि बच्चों के ड्रीम को जब हम अपना बना लेते हैं तो वो एक ताकत बढ़ जाती है मैम। एंड मैम थैंक यू सो मच। अभी बाकी तो कुछ क्वेश्चन आ भी नहीं रहा क्योंकि आपने इतना अच्छे से सब चीजें क्लियर कर दी, और सिर्फ स्टोरी नहीं, स्टोरी में वो सारी चीजें भी बताई कि काम कैसे करना है एक फीमेल को, किस तरह से मेल के साथ बाहर अपने आप को डिस्टेंस बना के रखना, हर चीज आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया मैम। एंड थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लगता अभी और किसी का कोई क्वेश्चन होगा, तो सुनीता मैम आप अगर कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकती हैं। बाकी हमारी तरफ से तो मुझे नहीं लगता, मैम ने इतना कुछ बता दिया, और वैसे भी मैम को तो हम बहुत सुनते हैं, तो मैम आप तो आपका तो आना ही एक बहुत बड़ा हमारे लिए मोटिवेशन है और इतना बड़ा इंस्पिरेशन है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज आपने इतना कीमती टाइम दिया हम लोगों को और Thank you अपनी so एक much. स्टोरी क्रिएट करी। तो ये चीज आप हमेशा प्रूव करती हो लोगों को सामने की स्टोरी बनाने से ही बनती है, और अगर सब कुछ इजी होगा तो आज कोई हमें सुनेगा नहीं। तो मैम बहुत